एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय कला और संस्कृति। ये जो टॉपिक है कला और संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सभी में कला और संस्कृति से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इनका क्षेत्र बहुत बड़ा है कला और संस्कृति से, तो कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं इससे। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, अब तक जो भी हुए हैं, शिक्षक भर्ती हो, पुलिस हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम्स हो या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो, सभी में कला और संस्कृति से क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है आज का, इसमें बिल्कुल भी स्किप ना हो और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग कहाँ पर स्थित है? तो जो भारत की सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है वो मुंबई में स्थित है। और इसके और भी नाम हैं, और भी नामों से जानते हैं जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग को। किस नाम से जानते हैं? वाटसन के होटल भी कहते हैं इसको। इसको जो है एस्प्लैनेड हवेली भी कहते हैं जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग को। अगर इनमें से आ जाए कि वाटसन के होटल कहाँ पर स्थित है तो मुंबई में स्थित है, या फिर आ जाए एस्प्लैनेड हवेली कहाँ है, ये भी मुंबई में है क्योंकि एक ही नाम है। ये जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग के ही अन्य नाम है। क्या नाम है? वाटसन के होटल और एस्प्लैनेड हवेली, ये जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग के ही अन्य नाम है। तो इनमें से कोई सा भी नाम पूछ लिया जाएगा तो ये कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है। नेक्स्ट है, तेरह ताली नृत्य कहाँ का है? तो तेरह ताली जो नृत्य है ये राजस्थान का है और ये महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और इसमें क्या होता है, महिलाएं जो हैं वो 13 स्थानों पर, 13 जगहों पर घुंघरू और मजीरे जो होते हैं उनको बांध लेती हैं और फिर जो ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको 13 ताली नृत्य कहते हैं। 13 जगहों पर वो मजीरे जो हैं बांध लेती हैं, इसीलिए इसको 13 ताली नृत्य कहा जाता है और ये कहाँ होता है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष जो वो कैमल फेस्टिवल होता है, जैसे ऊँट जो महोत्सव होता है, ऊँट का महोत्सव जो होता है, ऊँट का जो मेला लगता है, एक तरह से दौड़ होती है वहाँ पे ऊँट की, तो वो कहाँ होता है? वो बीकानेर में होता है। ध्यान रखिएगा कि ऊँट फेस्टिवल या ऊँट महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो वो बीकानेर में मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मे दम में फाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये एक त्योहार का नाम है मे दम में, और ये कहाँ मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है। किनके द्वारा मनाया जाता है? ताई अहोम एक जनजाति होती है, उनके द्वारा ये त्योहार जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट, गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति जो है शारदा लिपि से हुई है। शारदा है ये, शारदा नहीं है। ठीक है, शारदा लिपि से हुई है। गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है और ये संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस लिपि का जो प्रयोग है वो किस भाषा के लिए किया जाता है? तो संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए ही किया जाता है, गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि का। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? शारदा लिपि से हुई है। नेक्स्ट, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राय पिथौरा कहाँ पर है? तो राय पिथौरा किला जो है वो नई दिल्ली में है। और ये भी पूछा जा सकता है कि राय पिथौरा जो किला है उसको किसने बनवाया है? तो तोमर राजपूतों द्वारा ये किला बनवाया गया है राय पिथौरा, और ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। और धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? ये प्रथम उपदेश है इनका। जो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था उसको प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के जो प्रथम उपदेश है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो उसको और किस नाम से जानते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट है, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि द्वितीय बुद्ध जो है ये अशोक को कहा जाता है, तो नहीं, अशोक को नहीं कहा जाता है। द्वितीय बुद्ध पद्म संभव को कहा जाता है। पद्म संभव का अर्थ होता है कमल से उत्पन्न। ठीक है, पद्म संभव का जो अर्थ है वो है कमल से उत्पन्न, क्योंकि पद्म कमल को कहते हैं, कमल से उत्पन्न। तो ये कौन थे? ये एक भारत के एक साधु हुए हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, और ये तिब्बती थे। और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है, इसलिए इनको द्वितीय बुद्ध कहा जाता है, पद्म संभव को। ठीक है, नेक्स्ट,
चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? तो चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? अफ़गानिस्तान में स्थित है। इससे बिल्कुल भी मतलब कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि क्योंकि अजमेर साइड से आप इसको जोड़ें तो नहीं। चिश्त कस्बा जो है ना, कस्बा चिश्त कस्बा, ये अफ़गानिस्तान में है। ठीक, नेक्स्ट। हर साल रमज़ान का पवित्र महीना पिछले साल से कितने दिन पहले होता है? मतलब जो रमज़ान का पवित्र महीना है वो हर साल पीछे आता है, तो कितने दिन पीछे आता है? तो वो लगभग 11 दिन पहले आता है। क्योंकि जो ये चाँद के हिसाब से होता है, चाँद की तारीख के हिसाब से, और उसका जो वर्ष होते हैं, साल होते हैं, उनमें 354 दिन होते हैं। और ये जो अंग्रेज़ी कैलेंडर है, इसमें होते हैं 365 दिन, और उसमें होते हैं 354 दिन, यानी 11 दिन का अंतर है ना। तो यही होता है कि जब इसका क्या हर साल क्या होता है कि 11 दिन पीछे आ जाते हैं, लगभग 11 दिन पीछे आ रहे हैं रमज़ान। इसी वजह से पहले ठंड के मौसम में होते थे और अब गर्मी में हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है हर साल 10-11 दिन पीछे आ रहे हैं इसलिए। तो रमज़ान का पवित्र महीना पिछले साल से कितने दिन पहले होता है? लगभग 11 दिन पहले होता है। नेक्स्ट है, जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? ये एक जापानी कला है इकेबाना। इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इकेबाना जो है ये क्या है, यह कहाँ की कला है? तो इकेबाना जो है ना, ये जापानी कला है, और ये किससे संबंधित है? ये फूलों से, सजावट से संबंधित है। मतलब जो सजावट की जाती है, तो हर चीज़ से सजावट की जाती है, तो ये जो सजावट है, फूलों से सजावट जो की जाती है, उससे संबंधित है ये कला, जापानी कला है ये इकेबाना। ठीक है, नेक्स्ट है, भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो भगत आंदोलन जो है ये भील जनजाति से संबंधित है, और ये जो आंदोलन है लगभग 300 वर्ष पुराना है ये, बहुत अधिक पुराना नहीं है। लगभग 300 वर्ष पुराना है ये आंदोलन, भगत आंदोलन। और किस जनजाति से संबंधित है? ये भील जनजाति से संबंधित है। और इसमें क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि मांस मछली शराब ये सब चीज़ें नहीं करते हैं वो लोग, इनसे परहेज़ करते हैं, और दहेज नहीं लेते हैं वो लोग। ये इस आंदोलन की विशेषता है। ठीक है, तो भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में हैं, और ये किस वंश से संबंधित है? तो ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं राष्ट्रकूटों से संबंधित हैं, राष्ट्रकूट वंश जो है उनसे संबंधित है। नेक्स्ट, केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ है? केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर में है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय भाषा संस्थान की बात हो रही है, वो है मैसूर में। नेक्स्ट, नृत्य जो है रूपलता, एक नृत्य है रूपलता। तो रूपलता पद किस नृत्य से संबंधित है? तो रूपलता जो पद है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। नृत्य रूपलता पद किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्राचीन भीमा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है ये प्राचीन भीमा देवी मंदिर, और इसे उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो का जो मंदिर है उस तरह का है ये कुछ, तो इसलिए प्राचीन भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। और ये कहाँ है? हरियाणा में है। प्राचीन भीमा देवी मंदिर कहाँ है? हरियाणा में है। इसे उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 54 अक्षर हैं। तो देखिए, ये कला और संस्कृति के अंतर्गत किस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो कला और संस्कृति से क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो क्योंकि कला और संस्कृति में बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं, बहुत ही उसका सिलेबस बहुत कुछ है उसके सिलेबस में देखा जाए तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए वीडियो में बिल्कुल भी स्किप ना हो। संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 54 अक्षर होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। नेक्स्ट है, रिगान थुप्टेन, ये एक मनोविज्ञान मठ है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। रिगान थुप्टेन मनोविज्ञान मठ कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। अच्छा, ये जो है रिगान थुप्टेन मनोविज्ञान मठ जो है, इसका जो नींव रखी थी, निर्माण किया था किसने? तो दलाई लामा जो है उनके द्वारा किया गया था। ये रिगान थुप्टेन मनोविज्ञान मठ जो है ये दलाई लामा के द्वारा इसका जो है आरंभ किया गया था एक तरह से। तो ये कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, रूमटेक मठ कहाँ है? तो रूमटेक जो मठ है, रूमटेक मठ कहाँ है? ये सिक्किम में है। इसे धर्म चक्र केंद्र भी कहा जाता है।
रूम टेक मठ जो है इसको धर्म चक्र केंद्र भी कहा जाता है और ये कहाँ है, सिक्किम में है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? साहित्य का ये वाला है रूम टेक मठ कहाँ है, तो ये सिक्किम में है। क्लियर हो गया। इसे धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। रूम टेक मठ कहाँ है, सिक्किम में है। इसे धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, ये 24 भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। 24 भाषाएं कौन कौन सी हैं? जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है ये भाषा में दिया जाता है और 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है उनकी कृति के लिए। तो जो 24 भाषाएं हैं वो कौन सी हैं, तो 22 भाषाएं तो वो हैं जो 8वीं सूची में है। जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं सूची में, तो 22 तो वो भाषाएं हो गई और 2 भाषाएं कौन सी हैं, एक राजस्थानी इसमें ऐड की गई है और एक अंग्रेज़ी ऐड की गई है। तो 22 और 2 24 हो गई। तो 22 तो 8वीं अनुसूची वाली जो है 22 भाषाओं को इसमें उल्लेख है, 22 वो हो गई और 2 कौन सी है, अंग्रेज़ी और राजस्थानी को जोड़कर 24 भाषाएं हो गई हैं। इन 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया जाता है, इनके लेखकों को दिया जाता है। तो नेक्स्ट है ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ब्लैक पैगोडा जो है ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको ही ब्लैक पैगोडा कहते हैं। कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसको ही ब्लैक पैगोडा कहते हैं और ये कहाँ है, ये उड़ीसा में है। ब्लैक पैगोडा कहाँ है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है दरभंगा महल कहाँ स्थित है, तो दरभंगा महल जो है ये यूपी के इलाहाबाद में। अब देखिए दरभंगा से आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, बिहार के लिए हो सकता है आपको ऑप्शन में बिहार इसलिए दे दें ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि दरभंगा जो ज़िला है ये बिहार में है। तो आप हो सकता है टिक करके बिहार आ जाए, नहीं, लेकिन दरभंगा का जो महल है ये यूपी के इलाहाबाद में है, ये बिहार में नहीं है। दरभंगा महल कहाँ है, यूपी के इलाहाबाद में है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, तो अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट है महाकुंभ का आयोजन कितने वर्ष में होता है, तो महाकुंभ का आयोजन 12 वर्ष में होता है और जो अर्ध कुंभ होता है उसका आयोजन 6 वर्ष में होता है। महाकुंभ का आयोजन 12 वर्ष में होता है और अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्ष में होता है। नेक्स्ट है महाकुंभ कहाँ कहाँ आयोजित होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि महाकुंभ का आयोजन कहाँ कहाँ होता है, तो ये 4 ही जगह होता है, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और इलाहाबाद में। इन 4 जगहों के अलावा कहीं पर भी महाकुंभ नहीं आयोजित होता है, इन 4 जगहों पे ही होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखें, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और इलाहाबाद। इन 4 जगहों पर ही महाकुंभ का आयोजन होता है और महाकुंभ 12 वर्ष में आयोजित होता है और अर्धकुंभ 6 वर्ष में आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तेजा पशु मेला जो है कहाँ लगता है, तेजा पशु मेला कहाँ लगता है, ये पुष्कर में लगता है। तेजा पशु मेला पुष्कर में लगता है। नेक्स्ट है राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में आयोजित किया जाता है, तो राजस्थान का जो पुष्कर मेला है ये नवंबर माह में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो बिहू एक नृत्य भी है और बिहू त्योहार भी है, तो ये कहाँ मनाया जाता है, ये असम में मनाया जाता है। तो जो बिहू नृत्य है वो भी असम में मनाया जाता है। अगर बिहू नृत्य का पूछा जाए तो भी आप असम करके आइए, और बिहू त्योहार जो है ये भी असम में मनाया जाता है। तो बिहू नृत्य और त्योहार दोनों असम में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हार्नबिल जो है उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हार्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। तो आज के वीडियो में लगभग 30-32 क्वेश्चंस को लिया है आज के वीडियो में, और सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।